दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। भक्त लोग नदारद हैं, शायद वो निराश हैं, हताश हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ अच्छी खबर ले आऊं। बहुत अध्ययन करने के बाद मुझे मोदी जी और कंगना रनौत के अंदर ढेर सारी समानताएं दिखाई दी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, लेकिन इसके पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, कंगना की माने तो इस जगत में सिर्फ 2 ही बुद्धिमान हैं, एक कंगना और दूसरे मोदी जी। सुनिए। मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ज़िंदगी में मिले। आज तक मैंने मनमानी इसलिए की थी क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग ज़िंदगी में मिले हैं। हमेशा मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि ये तो कुछ जानते नहीं हैं, मुझे क्या समझाएंगे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था में अब मैं हूँ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको मैं बहुत ही बड़ा प्रेरणा का एक स्रोत मानती हूँ और हर तरीके से मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ईश्वरीय रूप है। उनसे जितना हो सके हमें सीखना चाहिए, जितना हो सके उनकी गाइडेंस के। दोस्तों, मोदी साहब और कंगना रनौत दोनों बचपन से ही अति महत्वाकांक्षी रहे हैं। मोदी साहब ने 16-17 साल की उम्र में घर छोड़ा, हिमालय पर्वत की तरफ चले गए और फिर वहाँ से उन्होंने 35-40 साल भीख मांग करके गुजारा किया। कंगना रनौत ने भी यही कोई 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और वो गई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ पर कुछ ड्रग माफियाओं के चंगुल में फंस गई। सुनिए। At the age of 17-18 मैंने घर छोड़ा। ऐसा ही सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिंदगी में कोई निर्णय करना था, लेकिन उसके पहले दुनिया को समझना चाहता था। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। दोस्तों, अब जब छोटी उम्र में कोई व्यक्ति घर छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई कैसे हो सकती है। मोदी साहब भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए, सीएम बनने के बाद डायरेक्ट IIM चले गए। कंगना ने भी कुछ ऐसे ही किया, शायद बॉम्बे में कहीं पर पढ़ाई पूरी की। सुन लीजिए। मैंने कॉलेज देखा नहीं है। नहीं, मतलब जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये वो, you didn't go into all that, but just from personal। लेकिन मैं सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, IIM में हम पढ़ने गए थे। हाँ, सारा का सारा। दोस्तों, लोकसभा का पहला चुनाव मोदी साहब ने वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं, वहां से लड़ा था। दूसरी तरफ कंगना जी लोकसभा का पहला चुनाव छोटा काशी यानी मंडी से लड़ रही हैं। काशी वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूं। और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है
वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। मोदी साहब को कब, किसने और कितनी गाली दी, मोदी साहब उसका भी हिसाब रखते हैं। ठीक मोदी साहब की तरह कंगना भी अपने ऊपर लगाए गए आक्षेपों को, अपशब्दों को याद रखती है। सुनिए। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। जय भवानी, अवश्य ही मेरे खून में राजस्थान का डीएनए तो है। जुमलेबाजी में दोनों लोगों का कोई जवाब नहीं। एक ने 15 लाख का वादा किया था, दूसरी आई लाखों का वादा कर रही है। सुनिए। जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। लाखों रुपया दिया जाएगा। ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत पड़ गई। मोदी साहब जिस भी प्रांत में जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। वहां के समुदाय के साथ उनका पुराना रिश्ता निकल आता है। कभी वो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं, कभी वो कहते हैं क्रिश्चियनों के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, कभी कहते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ भी उनका पुराना रिश्ता है। जब वो वाराणसी गए तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं स्वयं चल करके यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ठीक इसी तरह की कुछ बातें कंगना कर रही हैं कि माँ देवी ने मुझे यहाँ बुलाया है मेरी जन्मभूमि पर। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। मंदिर भी बनाई रहा अंबिका माता रा कने आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। दोस्तों, मोदी साहब और कंगना रणावत दोनों को गांधी में विश्वास नहीं, लेकिन सावरकर में अटूट विश्वास है। सुनिए। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। ट्रबल ऑल्सो, मैंने तो कहा कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैंने तो हमेशा ही कहा कि मैं नेतावादी हूँ, कि हमें जो है आजादी वो नेताजी की वजह से, उनकी तरह कई क्रांतिकारी चाहे वो सावरकर हो उनकी वजह से ही मिली है। हमें आजादी मांगने से नहीं मिली है, हमने आजादी अपने हक से ली है। जब देश में ईमेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी, डिजिटल कैमरा नहीं था, उस समय मोदी साहब 88-89 में आडवाणी की फोटो निकालकर अपने डिजिटल कैमरा से ईमेल से भेजा करते थे। दूसरी तरफ कंगना ने कहा कि जब देश आजाद हुआ उसके पहले
जेलों में बैठकर टीवी देखने वाले लोग प्रधानमंत्री बन गए। शायद कंगना को ये बात नहीं पता कि भारत में टीवी का प्रसारण 1958 में चालू हुआ था और मोदी साहब तो शायद भूल ही गए कि भारत में ईमेल की सुविधा 1995 में आई थी। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। और जो लोग टेलीविजन देखते थे जेल में, वो लोग सरकार चलाते हैं। Aren't they an extension of British people? I have enough proof to prove that they were an extension of British people. दोस्तों, जहां तक सवाल बुद्धिमान होने का है, हमारे मोदी साहब ने नासा के वैज्ञानिकों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। नाली से गैस कैसे निकाली जाए, बादलों में रडार क्यों फेल हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर टू ए बी कहाँ से आया, जैसी खोज आज तक नासा समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ कंगना के पास इतना अद्भुत ज्ञान है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं जानता था। जैसे भारत को आज़ादी 2014 में मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। पटेल साहब को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। शायद वो ब्रिटेन से गुजराती में पढ़कर आए थे। सुनिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वॉज हियर, फोटो नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कहते हैं कि आजादी अब चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे? क्यों कहां चले गए? क्यों उनको गायब कर दिया गया? ही जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस। वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। दोस्तों, दोनों को अपनी पॉपुलैरिटी पर, प्रसिद्धि पर बड़ा गर्व है। मोदी साहब ने कहा कि उन्हें 600 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। शायद कुछ लोग जो अब नहीं हैं वो भी मतदान करने आए थे, और वो लोग जो धरती पे आने की इच्छा रखते हैं वो भी पहले आकर के मतदान करके चले गए। दूसरी तरफ लगातार कई फ्लॉप फिल्में देने वाली कंगना कहती है कि भारत की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया और उनकी फिल्मों को सफल बनाया। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है।
दिया, मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया और फिर मेरी फिल्मों को सफल बनाया। दोस्तों, कंगना ने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ मोदी साहब ने अपनी रियल लाइफ से अपनी हीरोइन ही खत्म कर दी। सुनिए। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। दोनों लोग विपक्ष पर बहुत तीखा प्रहार करते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं। सुनिए। हुआ है तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। दोस्तों, दोनों लोगों ने तेजस की सवारी की है, एक चुनाव प्रचार के दौरान और दूसरा चुनाव में टिकट पाने के लिए। साथ प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं उस दूसरे विमान में पायलट को, थम्स अप का इशारा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आगे जो हैं वायुसेना के पायलट बैठे हुए हैं और पीछे प्रधानमंत्री हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के लिए शायद उनको भी एहसास कराया गया कि जो कंट्रोल्स होते हैं वो हाथ में लेने पर कैसा महसूस होता है। ये यलहंका एयरबेस जो है, 2001 में जब वाजपेयी जी ने हमारे बनाए हुए एयरक्राफ्ट का नाम तेजस दिया, उसी दिन आकर के बोलती है, पापा मुझे फाइटर पायलट बनना है। तुम क्या चाहते हो? I mean as a soldier. इस देश को अगर माँ की तरह समझकर प्यार नहीं कर सकते तो वो समझ लो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इतनी सारी समानताएं देखने के बाद आप क्या कहेंगे? महज एक संयोग या फिर प्रकृति का प्रयोग? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा और एक बार फिर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।